हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, जिसकी मदद से आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आजकल मैं आपको करवा रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक। उसमें डिस्कस कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। हम आ पहुंचे हैं पार्ट 4 पे। पिछले सारे पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को अच्छे से समझना। तो माय डियर लर्नर्स, अब देखिए इस चार्ट को बहुत ध्यान से। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस चार्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि करेंसी मैनेजमेंट क्या होती है, किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और किस प्रकार से रिजर्व बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की समय आने पर मदद करता है। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस में और क्या-क्या काम किए जाते हैं। डिस्कस करेंगे पहले हम बैंकर टू बैंक्स। बैंकर टू बैंक्स, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब बैंक को जरूरत होगी अपना पैसा कहीं पर सुरक्षित रखने की, तो वह जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन्हें अपनी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का कुछ हिस्सा कैश रिजर्व्स के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। और ये उनकी मर्जी नहीं है, ये कानून है जिसके तहत उन्हें ये रखना कंपल्सरी है। दूसरी बात, अब बैंक्स के साथ कई सारी डीलिंग्स होती हैं, इसीलिए उन डीलिंग्स को ध्यान से रखने के लिए ताकि कभी भी किसी डिपॉजिटर के साथ कोई धोखा ना हो जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल बना रखा है कि जो बैंक्स हैं वह अपने करंट अकाउंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखो लेंगे। दूसरी बात, जो भी करंट अकाउंट उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास खोला है उसमें कैश रिजर्व कितना रखना होगा ये भी निश्चित कर लिया जाता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि कैश रिजर्व क्यों रखवाना है, बैंक के पास तो बहुत पैसे हैं। पर बैंक ने करनी होती हैं बहुत सारी इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है। अब समझिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि मेरा जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है और मैं आपको पैसे ट्रांसफर करना चाहती हूँ, पर आपका बैंक तो है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दो बैंक्स इन्वॉल्व हो गए, तो जब मैं चेक काटूंगी तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन होगी। एक तो हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हुआ आपका बैंक, जिसका मैंने नाम कहा बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी दो बैंकों के बीच में, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी रोल आएगा। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड की तरफ ट्रांसफर हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अब पैसा ट्रांसफर करने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, जिसे कि हम आरटीजीएस बोल देते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और जब भी आरटीजीएस करना होता है तो ये होता है इंटर बैंक ट्रांसफर। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करता है। और इस सारे काम को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है एक अलग से डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट जो है इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं। अब डिपार्टमेंट का नाम यहाँ आपको लर्न करना होगा। ये है डिपॉजिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे डीएडी बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके अलावा ये खास ध्यान रखता है कि यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट ना हो। इस प्रकार से प्रोविजंस बनाई गई हैं कि मिनिमम बैलेंस बैंक को हमेशा मेंटेन करके ही रखना पड़ता है। और जब भी बैंक को सेटल करने होते हैं फंड्स इंडिया के बाहर या इंडिया के अंदर ही, तो वह सारी सेटलमेंट्स करने के लिए करंट अकाउंट जो कि आरबीआई के पास है उसका उपयोग किया जाता है। अलग अलग रीजन्स में आरबीआई के ऑफिसेज होते हैं
और बैंक्स को एक बहुत ही फायदा है, अगर एक रीजन में पैसा कम है तो दूसरे रीजन की ब्रांच में से या वहां के अकाउंट में से उसको ट्रांसफर कर लिया जाता है जहां उसकी जरूरत है। और आजकल ये जो ट्रांसफर्स हैं ये कंप्यूटराइज सिस्टम की मदद से कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भी बैंक्स की फंड की पोजीशन है उसका सारा ध्यान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही नियंत्रित रूप से करता है। तो बैंकर टू बैंक्स जब भी आपको आए पेपर में, तो आपने इसमें 4 बातें जरूर लिख के आनी है कि इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये निश्चित करता है कि एक स्मूथ रनिंग हो बैंक्स की, कभी भी क्लियरिंग करनी हो किसी भी डॉक्यूमेंट की, सेटलमेंट करना हो इंटर बैंक, ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिना किसी डिफॉल्ट के उनसे करवाता है। दूसरी बात, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि एफिशिएंट मीन्स यूज किए जाएं जब भी पैसा ट्रांसफर हो रहा हो बैंक से। बैंक को इनेबल करता है कि वह उस अकाउंट में उतना बैलेंस रखे जो कि स्टैट्यूटरी रिजर्व की रिक्वायरमेंट है, और जितना ट्रांजैक्शंस के लिए बैलेंस चाहिए वो भी रखे, ताकि किसी भी डिपॉजिटर का इंटरेस्ट किसी भी तरीके से खराब ना हो। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट करता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसके साथ ही हम आ पहुंचते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि लेंडर का मतलब क्या है। लेंडर का मतलब होता है जिससे हम पैसा उधार लेते हैं, और यहाँ पर वर्ड लिखा है लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कोई भी पैसा ना दे उस समय जिसके पास जाएं वो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो बैंक्स के लिए कौन होगा लास्ट रिजॉर्ट का लेंडर? बिल्कुल सही सोचा आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझिए, बात है यहाँ पर टेम्परेरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स की। मतलब बैंक कभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, बैंक कभी सॉल्वेंट ही है, पर उसे पैसे की तरफ से कई सारी टेम्परेरी बेसिस पर प्रॉब्लम आ रही हैं, और अपनी लिक्विडिटी पोजीशन वह ठीक करना चाहता है। वह चाहता है कि कुछ समय के लिए उसे कहीं से क्रेडिट मिल जाए जिससे वह मुसीबत से बाहर आ पाए। तो टाइम है शॉर्ट टर्म, थोड़े टाइम की मुसीबत है, तो इसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा शॉर्ट टर्म लोन्स, और यहाँ तक कि एडवांसेस भी देगा। और यही पैसा जो होगा ये पैसा फैसिलिटेट करेगा उसको कि जो भी प्रॉब्लम है उससे वह बाहर आ पाए। अब यहाँ पर लैंड करते समय ये भी देखा जाएगा कि किस सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है और किस पर्पस के लिए पैसे की जरूरत है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए टेम्परेरी लिक्विडिटी पोजीशंस, ध्यान से समझिए, टेम्परेरी है, प्रॉब्लम हमेशा नहीं चलेगी, और प्रॉब्लम है पैसे यानी कैश की कमी की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सप्लाई करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा। अब जरा सोचिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा क्यों दे रहा है। अगर बैंक मुसीबत में है तो इसका मतलब उसने पैसे में कोई गड़बड़ की होगी, पर रिजर्व बैंक ऐसा नहीं सोचता। वह सोचता है इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, पैसा जमा करने वाले को कोई भी नुकसान ना हो, बैंक जो है वो फेल ना हो, क्योंकि इस कारण से लोगों का जो विश्वास है वो बैंकिंग सिस्टम से उठ जाएगा। देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी पैसे की जो स्थिरता है वो खराब हो जाएगी, जिसका बुरा असर इकोनॉमी के ऊपर आएगा। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा नहीं होने देता, और बैंक को पैसा देके एक हाथ बढ़ा के हेल्प का उसे मुसीबत से निकाल लेता है। इसके साथ ही हमारा फोर्थ फंक्शन तो कंप्लीट हुआ। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक और ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना। किसको? बैंक्स को भी, और जितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी। अब ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से करता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। बैंक्स में बहुत इनोवेशन हो रही है, पर इनोवेशन के नाम पर कभी भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है वो ध्यान में ना रखा जाए। तो इसी कारण से बैंक्स की रेगुलेशन और सुपरविजन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं?
इसे करने के पीछे सबसे पहला तो वही बात है जो मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट का ध्यान रखना। आपका और मेरा, हम सब भारतीयों का पैसा बैंक्स में पड़ा होता है, और अगर कभी बैंक को कुछ हो जाता है तो उसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसी चीज से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार के बैंक्स को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है। दूसरी बात, एक बहुत ही बढ़िया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बैंक्स को अपने करंट अकाउंट खोल के रखने पड़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जिसमें निश्चित रूप से जितना मिनिमम बैलेंस है वह मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं, जिसका लेक्चर मेरे चैनल पर जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा, तो वह भी फॉलो करने पड़ते हैं। इसके पीछे अगला ऑब्जेक्टिव है देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना। उसके बाद अगर बैंक्स की और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की सुपरविजन होगी, तभी हमारे देश में डेवलपमेंट होगी, देश की तरक्की होगी। बैंकिंग में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और बिजनेसमैन हो या हो एक आम व्यक्ति, वह बैंक्स के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शंस करेगा, और जिससे पैसा मल्टीप्लाई होगा हमारे देश की तरक्की के लिए। तो ये है वह 4 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कई सारे एक्ट्स हैं। अब वो बैंक उस एक्ट की पालना कर रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंडिया का कोई भी बैंक हो, किसी प्रकार का भी बैंक हो, उसे फॉलो करनी पड़ती हैं सारी प्रोविजंस जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखी गई हैं। उसके बाद बात आ जाती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट की, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। कोई भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो या प्राइमरी डीलर्स हो, इन सबको इस एक्ट में लिखी एक एक प्रोविजन की पालना करनी पड़ती है। इसके बाद इंडिया में अब आ चुका है जमाना क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का, तो वह भी किस प्रकार से काम करेंगी, उसके लिए भी एक बहुत ही नए प्रकार का एक्ट डिजाइन हो चुका है, जो कि है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005। इसमें जितने नियम लिखे गए हैं उनकी पालना करके ही ये कंपनीज अपना कारोबार आगे बढ़ा सकती हैं। तो माय डियर लर्नर्स, मेरे चैनल पर आपको पूरा बैंकिंग सिस्टम इंडिया का, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तो आप एक एक करके उन लेक्चर्स को सुनिए। उसकी मदद से आपको सब समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का बैंक होगा तो उस पे क्या नियम लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ फिर से रिपीट कर दिए हैं। सबसे पहला है कमर्शियल बैंक। अब फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि कमर्शियल बैंक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो कमर्शियल बैंक किस प्रकार लाइसेंस प्राप्त करेगा, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी होगी, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का अधिकार उसे है, ये रेट्स भी बैंक जो है रिजर्व बैंक की ही सारी नियमों को पालन करते हुए तय करेगा। दूसरी एग्जाम्पल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जितने भी देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, उनका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी किस प्रकार से एक बैंक लाइसेंस प्राप्त करेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनने के लिए, और बनने के बाद कौन सी प्रूडेंशियल नॉर्म्स उसे फॉलो करनी होगी, ये भी आरबीआई के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और उसमें मैंने काफी डिटेल में समझाया है कि इन बैंक्स की सुपरविजन किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। सुपरविजन करने के लिए यानी उनकी देख रेख करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अधिकार है उनकी ऑन साइट इंस्पेक्शन करने का। इसका मतलब होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक टीम गठन किया जाता है, और वह टीम जाके वहां पर सारा निरीक्षण करती है। दूसरा पॉइंट है ऑफ साइट सर्विलियंस। अब सर्विलियंस का मतलब होता है निगरानी, यानी जरूरी नहीं है कि हर बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम जाएगी और वहां जाके इंस्पेक्शन करेगी। वह किसी भी प्रकार से उनकी निगरानी कर सकते हैं, उनसे उनके अकाउंट्स मंगवाए जा सकते हैं, या उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को
बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, डिस्कशंस करने के लिए। तो कई सारे अधिकार हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने पिछले कोऑपरेटिव बैंक्स के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसके साथ ही आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये जाना कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस के अंदर किस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बैंकर्स का बैंक, और किस प्रकार से निगरानी का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है। तब तक आप इतने टॉपिक को समझिए, नोट्स बनाइए, और मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में और जानेंगे और ज्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द।